सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल जो हमारा चल रहा था, कल हमारा हम लोग सेक्शन 2A के पहले टॉपिक पे थे, लामार्किज्म, डार्विनिज्म, सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वगैरह। तो हमने लामार्किज्म अच्छे से देख लिया था, हमने डार्विनिज्म अच्छे से देख लिया था, हमें सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो था हमारा, वो हमारा आधा हुआ था, इसे हमें पूरा करना था। और हमारा एक और टॉपिक जो इसमें रह गया था, एक माइक्रो एवोल्यूशन एक टॉपिक था, बस वो एक चीज़ हमारी रह गई थी, माइक्रो एवोल्यूशन। तो आज अपन इसको देखेंगे, सिंथेटिक थ्योरी और माइक्रो एवोल्यूशन पूरा। और दूसरा था बायोलॉजिकल एंड कल्चरल डायमेंशन ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। तो ह्यूमन एवोल्यूशन कैसे हुआ, इसमें बायोलॉजिकल और कल्चरल फैक्टर्स क्या है, तो ये दो चीज़ें आज हम देखेंगे इसमें। ठीक है, तो सिंथेटिक थ्योरी तक के आपने ये सब पूरा देख लिया था। ठीक है, तो अभी आ जाइए इसमें। तो हम इसमें नोट कर रहे थे एक्चुअली, तो हमने इस पर बस आधी नोट किया था। हमने इसमें शायद से आइसोलेशन तक नोट कर लिया था कि जो हमने इसके दो फैक्टर्स बताए थे, एसेंशियल फैक्टर्स और ये नॉन एसेंशियल फैक्टर। एसेंशियल फैक्टर में हमने आपको बताया था सिमरन, और आप SSCH में याद कर सकते हैं, या एक्रोनिम थे ऐसे, मान लीजिए कि सिमरन है, केमिस्ट्री पढ़ रही है, समथिंग ऐसा करके आप याद कर सकते हैं। ये एसेंशियल फैक्टर थे, नॉन एसेंशियल फैक्टर्स थे। ठीक है, जब भी आपको सिंथेटिक थ्योरी या मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन आएगा तो आप क्या करेंगे कि आप ऐसे इसका बता देंगे पूरा, एसेंशियल फैक्टर, नॉन एसेंशियल फैक्टर्स, फिर आप एसेंशियल फैक्टर्स एक एक करके एक्सप्लेन करते जाएंगे। 50 मार्क्स में भी आएगा तो आप आधा आधा पन्ने में भी अगर एक एक फैक्टर एक्सप्लेन करते हैं तो भी आपका हो जाएगा। और फिर नॉन एसेंशियल फैक्टर्स एक्सप्लेन कर देंगे आप। ठीक है, तो हमने एसेंशियल फैक्टर्स में देख लिया था, हमने सिलेक्शन तक देखा था, आइसोलेशन, इनब्रीडिंग, हाइब्रिडाइजेशन, ये सब हम देख लेंगे। बाकी आपका इनब्रीडिंग, हाइब्रिडाइजेशन और न्यूट्रिशन जो है वो आगे भी पूरा है कि इफेक्ट ऑफ इनब्रीडिंग, हाइब्रिडाइजेशन एंड न्यूट्रिशन, तो वो वाली चीज़ वहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, रेस वाले चैप्टर में तो उसमें पूरा है कि इफेक्ट ऑफ इनब्रीडिंग, हाइब्रिडाइजेशन एंड न्यूट्रिशन, क्योंकि वहाँ पे रेस फॉर्मेशन में कैसे अफेक्ट करते हैं, मेंडेलियन जेनेटिक्स वाले चैप्टर में शायद से। हाँ, तो हम लोग ये वाला सारा देख लेंगे वहाँ पे। फिर भी अभी लिखते जाइए आप नेचुरल सिलेक्शन। आइसोलेशन से लिखिए कि आइसोलेशन क्या होता है, आइसोलेशन कितने टाइप का होता है, और आइसोलेशन से क्या क्या रहेगा। ठीक है, तो इसमें लिखिए आइसोलेशन आर ऑफ 3 टाइप्स, ज्योग्राफिकल, कल्चरल एंड जेनेटिक। तो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन होता है जैसे कि बीच में कुछ पहाड़ वहाड़ आ गया तो दो इसमें हो गए। कल्चरल आइसोलेशन हो सकता है जैसे कि हमारे यहाँ होता है कि कास्ट, एक ही कास्ट में आउटसाइड कास्ट मैरिज नहीं होगी, मतलब इंटर कास्ट मैरिज नहीं होगी, वैसा वाला। ठीक है, तो वो वैसा वाला हो सकता है। तो ये वाले अलग अलग टाइप के आपके होते हैं आइसोलेशन। ठीक, और जेनेटिक आइसोलेशन हो सकता है। तो आइसोलेशन रिजल्ट्स इन इनब्रीडिंग, आइसोलेशन के कारण क्या हो जाती है, इनब्रीडिंग हो जाती है। बस छोटे छोटे में इसको बस अपन को लिखते जाना है कि क्या क्या है। ठीक है, फिर इनब्रीडिंग के बारे में लिख लीजिए, इनब्रीडिंग क्या है। इनब्रीडिंग, इट इंक्रीजेस, पहले लिखिए, मतलब इनब्रीडिंग बेसिकली है क्या। इनब्रीडिंग क्या है, मेटिंग विद इन डेफिनेट सोशल यूनिट, दैट इज मेटिंग बिटवीन सिमिलर जीनोटाइप। देखिए दो चीज होती है, इनब्रीडिंग है, पहले लिख लीजिए फिर ही एक्सप्लेन कर देंगे। एक तो आपका इनब्रीडिंग हो गया, उसी के नीचे आप हाइब्रिडाइजेशन लिख लीजिए। देखिए क्या है इनब्रीडिंग, क्या है, जैसे कि एक जीन पूल है, हम क्या बोल रहे हैं, एक जीन पूल है। एक जीन पूल का मतलब क्या है कि ये सेम एक ही जीन पूल है, एक ही स्पीसीज का एक जीन पूल है। तो अगर इन्हीं स्पीशीज के बीच में इनब्रीडिंग हो रही है तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इनब्रीडिंग हो रही है, मतलब कि सेम सोशल यूनिट है, इनका सेम जीन पूल है, इन लोगों का जो जेनेटिक मेकअप है वो ऑलमोस्ट सेम है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग। ठीक है, जैसे अभी हम जब आगे पढ़ेंगे तो जैसे एक आइलैंड है, एक आइलैंड पे दो लोग आए, दो लोग आके बसे, फिर उनके चिल्ड्रन हुए, फिर उनके चिल्ड्रन हुए, तो ये लोग सेम आइलैंड में मैरिज वगैरह होने लगी, तो इनब्रीडिंग टाइप का कंसेप्ट आ गया। ठीक है, जैसे रेट्रेंटिस पिगमेंटोसा आप डिसीज वगैरह पढ़ेंगे आगे आएगा अपन, तो ये सब है इनब्रीडिंग है कि एक ही आइलैंड में एक ही लोग है, तो सिमिलर जेनेटिक मेकअप है और ये लोग आपस में इनब्रीडिंग कर रहे हैं। और वहीं पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, जब अलग हो जाते हैं तो अलग सोशल यूनिट हो जाती है। ठीक है, तो वही है, तो इनब्रीडिंग में और लिख लिए, इट इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी एंड इन दिस वे वेरिएशन इज रिड्यूस्ड, कॉन्सिक्वेंटली द स्कोप ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन गेट्स रिड्यूस्ड। ठीक है, तो ये अपना सारा हो गया इनब्रीडिंग क्या था। फिर अब नीचे जाइए, हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन लिख लीजिए,
मीटिंग आउटसाइड डेफिनेट सोशल यूनिट, DFINIT डेफिनेट, SOCIL सोशल UNIT यूनिट। तो अगर आपकी मीटिंग आउटसाइड डेफिनेट सोशल यूनिट हो रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। तो हमने क्या बोला सर, मीटिंग के बेसिस पे हमने दो चीज़ों में डिस्क्राइब किया, सर इनब्रीडिंग INBREDING इनब्रीडिंग, और हाइब्रिडाइजेशन HYBRIDIZATION हाइब्रिडाइजेशन। इनब्रीडिंग में हमने क्या बोला, डेफिनेट सोशल यूनिट, तो विद इन सोशल यूनिट, ठीक है, विद इन सोशल यूनिट। जैसे हमारे यहाँ क्या चलता है, इंटरकास्ट मैरिज की, इंट्राकास्ट मैरिज चलती है कि एक ही कास्ट मैरिज होगी, इंटरकास्ट मैरिज बैन है। तो एक ही कास्ट ग्रुप में जब शादी होने लगती है तो इट इज टाइप ऑफ इनब्रीडिंग, ठीक है। जैसे कंसेंगुइनस मैरिज का भी कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा। कंसेंगुइनस मैरिज जैसे मुस्लिम फैमिलीज यहाँ पे होती है, ठीक है, साउथ इंडिया साइड होती है, ट्राइबल साइड होती है, कि आप अपनी फैमिली में मैरिज करने लगते, तो ये क्या है, कंसेंगुइनस मैरिज, मतलब कि कल्चरली क्लोज रिलेटिव या ब्लड रिलेटेड लोगों के बीच में मैरिज, तो इनब्रीडिंग हो जाती है, ठीक है, सेम सोशल यूनिट में हो रही है। इनब्रीडिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि सर इन लोगों का जेनेटिक मेकअप सेम रहता है। हाइब्रिडाइजेशन में क्या रहता है, डिफरेंट सोशल यूनिट, ठीक है, तो ये डिफरेंट सोशल यूनिट में होती है। तो आप हाइब्रिडाइजेशन में लिख लीजिए, हाइब्रिडाइजेशन इज मीटिंग आउटसाइड डेफिनेट सोशल यूनिट, दैट इज मीटिंग बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट जीनोटाइप, ठीक है। फिर हाइब्रिडाइजेशन में लिख लिया, हाइब्रिडाइजेशन इंक्रीजेस हेट्रोजाइगोसिटी, अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, इनब्रीडिंग में क्या हो जाती है, होमोजाइगोसिटी, HOMOZYGOSITY, ठीक है, होमोजाइगोसिटी। यहाँ पे क्या होती है सर, हेट्रोजाइगोसिटी, HETEROZYGOSITY, यहाँ से हेट्रोजाइगोसिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। होमोजाइगोसिटी, हेट्रोजाइगोसिटी का मतलब क्या होता है, जैसे दो आपकी जीन आए, जैसे हम बोलते हैं कि हर एक इसके दो जीन होते हैं, होमोजाइगोसिटी, ठीक है, होमोजाइगोसिटी। हम लोग क्या बोलते हैं सर, दो जीन आते हैं, जैसे कि दो जीन आए, एक जीन मदर से आता है, एक जीन फादर से आता है, तो ऐसे करके टोटल जीन हमारे आते जाते हैं। तो जैसे एक एक कंडीशन मान लीजिए, हीमोग्लोबिन का मान लीजिए जीन है, ठीक है, तो हीमोग्लोबिन के जीन को हम HB से रिप्रेजेंट करते हैं, तो HBS है, ये सिकल सेल एनीमिया वाला जीन है, तो HBS HBA ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। और तीसरा हमारा क्या हो सकता है कि हीमोग्लोबिन A और हीमोग्लोबिन A, ठीक है, तो ये क्या है, होमोजाइगस, दोनों सेम टाइप के जीन, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया। ये क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन, ये हेट्रोजाइगस है, ये होमोजाइगस है। होमोजाइगस मतलब कि सेम कंडीशन हो गई सर, ठीक है, ये भी क्या है, होमोजाइगस है, ठीक है। इस केस में क्या होगा, दोनों सेम जीन आ गए, तो इस बंदे को ऐसे सिकल सेल एनीमिया वाला जीन है सर। हीमोग्लोबिन में दो टाइप के हीमोग्लोबिन होते हैं, बेसिकली बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है, एक सिकल सेल एनीमिया वाला जीन होता है। अगर किसी बंदे में दोनों जीन ऐसे हैं तो वो क्या होगा, होमोजाइगस हो जाएगा, उसको पक्के से सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा और वो सिकल सेल एनीमिया से मर सकता है। यहाँ पे क्या है, हेट्रोजाइगस, एक सिकल सेल एनीमिया का जीन है, एक नॉर्मल जीन है, तो इसमें क्या है, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। इसमें क्या होगा कि बंदा बच जाएगा, इससे मलेरिया भी नहीं होगा, मलेरियन एनवायरनमेंट में बेसिकली ये पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, नॉर्मल इंडिविजुअल है, तो यही बोल रहा हूँ होमोजाइगस। मान लिया इसमें केस में क्या हुआ था कि एक मदर थी, मदर का था, एक फादर का था। जब ये आएगा तो इसमें क्या है, X-Y या X-X, ठीक है, तो ये वाली कंडीशन होने के चांसेस रहते हैं। तो यही बात है कि एक जीन मदर से आएगा, एक जीन फादर से आएगा। अगर दोनों पे ही सिकल सेल एनीमिया से वो ग्रसित हैं तो जो फाइनल जो आएगा हमारा वो क्या आएगा, होमोजाइगस कंडीशन में आ जाएगा, दो मतलब प्योर HBS हो जाएगा। तो यही बात हो रही है इनब्रीडिंग में, ठीक है। वैसे ये आपके कोर्स में इतना है नहीं, सिकल सेल एनीमिया ये सब, मतलब ये सब आएगा आपका जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म में आता है, तो जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन में हेट्रोजाइगोसिटी आ जाएगी। हेट्रोजाइगोसिटी कैसे, HBS दो टाइप के जीन रहेंगे, क्यों, क्योंकि हम क्या बोले, दो अलग अलग सोशल यूनिट, तो एक सोशल यूनिट ये होगी, एक सोशल यूनिट ये होगी। यहाँ पे अलग जीन होगा, इसका अलग जीन होगा, तो जब यहाँ के दो मेंबर मेट करेंगे तो दोनों का जेनेटिक स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, इनसे जो बच्चा बनेगा, चाइल्ड बनेगा, उसमें अलग टाइप के जीन मिलेंगे, तो हेट्रोजाइगोसिटी आएगी, ठीक है। बस ये समझ लीजिए और लिखते जाइए। तो ऑन द अदर हैंड, मतलब वही हाइब्रिडाइजेशन इंक्रीजेस heterozygosity and thus chance of evolution by natural selection get increased. However,
hybridization does not introduce new gene in population, but it simply changes the frequency of the gene due to isolation. Variation occurs in population. ठीक है, अब इसमें आप जेनेटिक ड्रिफ्ट लिख लीजिए, जो हमने चांस फैक्टर लिखा था उसको भी हल्का सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है. इट इज probability of evolution by chance factor due to immigration or natural calamities. Person consisting of certain gene may disappear. Thus, the remaining population may have certain different genetic characteristics. In this way, later population is different from original population. ठीक है, अब जेनेटिक ड्रिफ्ट देख लिए क्या होती है. आपसे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है. बस हमें इसलिए लिखा क्योंकि हमें अगर सिंथेटिक थ्योरी या साइंटिफिक थ्योरी या मॉडर्न थ्योरी ऑफ ये आती है हमारी, ये तीनों चीज़ें बोलते हैं इसको. ठीक है ना, ये सिंथेटिक थ्योरी भी बोलते हैं, इसे न्यू डार्विनिज्म भी बोलते हैं, इसे मॉडर्न पोस्ट डार्विनिज्म भी बोलते हैं, इसे मॉडर्न थ्योरी ऑफ सिंथेटिक इवोल्यूशन भी बोलते हैं. ठीक है, तो सब कुछ साइंटिफिक थ्योरी भी बोलते हैं. तो अब इसमें आ जाइए कि इसमें क्या था. हम लोग बात करते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट की, GENETIC जेनेटिक ड्रिफ्ट, DRIFT ड्रिफ्ट. तो अब जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या था. देन हमने दो चीज़ें पढ़ी. एक हमने पढ़ा था सर म्यूटेशन. म्यूटेशन क्या होता है कि सडन चेंजेस जो होते हैं जेनेटिक उसमें. और जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, अगर ये चेंजेस बाय चांस हो, चेंजेस बाय चांस. म्यूटेशन में क्या हो रहा था, म्यूटाजेनेसिस हो रहा था, हमने देखा टेम्परेचर UV इन सबसे हो रहा है. चेंजेस बाय चांस, CHNC चांस. तो ये क्या होता है हमारा जेनेटिक ड्रिफ्ट. जेनेटिक ड्रिफ्ट का एग्जांपल क्या था, जैसे मान लीजिए 2 ब्लड ग्रुप वाले पीपल थे. ठीक है, ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B. अब ऐसा कुछ अर्थक्वेक आया कि सब ब्लड ग्रुप A वाले पीपल सारे मर गए, सिर्फ और सिर्फ ब्लड ग्रुप B वाले बचे. तो ये हमारा क्या आ जाता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट. तो इसमें क्या देख रहे हैं आप, चांस कुछ ऐसा हुआ कि बाय चांस बस ऐसा हुआ कि ये वाले सारे मर गए, सिर्फ B वाले बचे. तो अब क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन में B ब्लड ग्रुप वालों की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी. अब ये लोग आगे जिससे भी मीटिंग करेंगे तो मैक्सिमम लोग B ब्लड ग्रुप वाले ऐसे पता होंगे. तो ऐसे करके चांस फैक्टर से आ जाता है. इसका एग्जांपल जैसे आप रेटिनिटिस पिगमेंटोसा अमंग टेस्टियन आइलैंडर्स लिख सकते हैं. RETINTAS रेटिनिटिस, PIGMENTAOS रेटिनिटिस पिगमेंटोसा अमंग TRISTN टेस्टियन, ISLNDRS आइलैंडर. इसे बॉटलनेक इफेक्ट भी बोलते हैं, ऐसा वाला इसमें बॉटलनेक इफेक्ट भी आता है. ठीक है, देखिए मान लीजिए यहाँ पे A ब्लड ग्रुप B ब्लड ग्रुप दोनों थे. ठीक है, चार थे A B, लेकिन ये बॉटलनेक कुछ ऐसी बनी. तो ये क्या है, हमारे चांस या डिजास्टर हुआ, हमारा डिजास्टर या चांस हुआ कि जब नीचे इसमें से गिरे तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ B ब्लड ग्रुप वाले गिर पाए, A ब्लड ग्रुप वाले यहीं रह के मर गए. तो मतलब क्या हुआ, हमारा B ब्लड ग्रुप वाले आगे मेट करके पॉपुलेशन को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे. ठीक है, तो ये जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है. चाहो तो इसमें ऐसा एग्जांपल बना सकते हो, A ब्लड ग्रुप B ब्लड ग्रुप, ये डिजास्टर, या फिर यहाँ पे चांस लिख सकते हैं आप, और ये एक ही एक बचा. ठीक है, तो ये जेनेटिक ड्रिफ्ट है. आपके कोर्स में नहीं जेनेटिक ड्रिफ्ट कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिख रहे हैं थोड़ा सा हमें सिंथेटिक थ्योरी में, ताकि हम आगे बढ़ सके. ठीक है, फिर माइग्रेशन एक लिख लीजिए. माइग्रेशन क्या है हमारा, माइग्रेशन इज मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन टू न्यू एरियाज. माइग्रेशन दो टाइप का होता है, टेम्परेरी एंड परमानेंट. ठीक है, ऐसे करके लिखिए, टेम्परेरी एंड परमानेंट. टेम्परेरी और परमानेंट. टेम्परेरी के नीचे लिख लीजिए, टेम्परेरी के नीचे लिख लीजिए नो इफेक्ट ऑन इवोल्यूशन. परमानेंट के नीचे लिख लीजिए अफेक्ट हाइब्रिडाइजेशन. बस इतना काफ़ी. माइग्रेशन क्या है और फिर कैसे चलता है. बेसिकली माइग्रेशन में और भी आगे बहुत सारा है, बट आपके कोर्स में इतना है नहीं, तो हमें तो करने की ज़रूरत है नहीं. ठीक है, तो बस माइग्रेशन क्या है ये टाइप का देख लीजिए. ठीक है, और इतना काफ़ी रहेगा. अभी थोड़ा सा आगे बढ़ के अगर और भी थोड़ा सा लिखना है तो फिर
ठीक है, वैसे माइग्रेशन में इतना ज़्यादा आपका आना नहीं है, ठीक है। फिर आगे लिख लीजिए, क्रिटिसिज्म लिख लिया अब इसका। तो देखिए हमने सारे फैक्टर लिखे, हर एक थ्योरी में हमने बताया कि हमने क्या किया। हर एक थ्योरी में हमने हर एक थ्योरी के प्रोपोनेंट्स क्या हैं, किन लोगों ने दिया है, कैसे दिया है, डायग्राम उसका, और फिर फाइनल इसके क्रिटिसिज्म से हम लोग कंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो इसके क्रिटिसिज्म लिख लीजिए। सिंथेटिक थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन हाउ अडाप्टेशन लीड्स टू रेस फॉर्मेशन। दूसरा लिख लिए, इट डज नॉट एक्सप्लेन फ्यूचर कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। मतलब इसने फ्यूचर कोर्स ऑफ इवोल्यूशन बताया, यही बताया कि पास्ट इवोल्यूशन हमारा कैसे हुआ था। इट डज नॉट एक्सप्लेन फ्यूचर कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, ओनली पास्ट इवोल्यूशन हैज बीन एक्सप्लेन। इट ओवर एम्फसाइज्ड ऑन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। चौथा लिख रहे, इट नेग्लेक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एंड माइग्रेशन, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका पूरा सिंथेटिक थ्योरी था। तो सिंथेटिक थ्योरी या मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरी या पोस्ट डार्विनिज्म, तीनों में आपका यही आंसर रहेगा। तो इसमें हमने क्या क्या देख लिया कि कैसे हमारा इवोल्यूशन हुआ था। इसमें तीन हमारी सारे फैक्टर्स पे वो हमें बता दिया था, कॉजेज, स्प्रेड और रिस्ट्रिक्शन कैसे होता है। ये आपको बताया था कॉजेज, स्प्रेड और रिस्ट्रिक्शन वाला चीज़, कि डार्विनिज्म हमें ये चीज़ नहीं बताया था कि वेरिएशन का कॉज क्या है, वेरिएशन का स्प्रेड कैसे होता है, वेरिएशन रिस्ट्रिक्ट कैसे होता है। जबकि इस साइंटिफिक थ्योरी ने हमें क्या बोला था कि इसका कॉज क्या है, हमारा कॉज क्या था, जेनेटिक म्यूटेशन, चेंजिंग क्रोमोसोम नंबर और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। और स्प्रेड कैसे होता है, हाइब्रिडाइजेशन और माइग्रेशन से। वहीं रिस्ट्रिक्ट कैसे होता है, वेरिएशन, आइसोलेशन और चांस फैक्टर से, ठीक है। ये अपन ने कल लिख लिया था सारा, ठीक है। अब एक और अगर कुछ डायग्राम है, तो ये तो अपन देख लिया। देखिए सर, ये सभी लोगों ने थ्योरी दी थी, ये हमें बहुत सारे नाम मिल गए थे। तो फाइनली साइंटिफिक थ्योरी, सिंथेटिक थ्योरी डॉब्जेंस्की ने प्रपोज की थी। मेंडल ने लॉ ऑफ हेरिडिटी दिया था, ह्यूगो डी राइस ने म्यूटेशन की थ्योरी दी थी, सेल राइट ने इफेक्ट दिया था, पॉपुलेशन इफेक्ट, फिर नेचुरल सिलेक्शन डार्विनिज्म का था, लेमार्किज्म था। तो सारे कंसेप्ट को मिला के एक साइंटिफिक थ्योरी बना दी, जिसमें कि हम इवोल्यूशन को जेनेटिक बेसिस पे एक्सप्लेन कर रहे थे, ठीक है। तो ये था सारा। डार्विन में अगर आपको ये लिखना हो तो अडाप्टिव ग्रेडेशन फिंचेस का ये देख सकते हो, कल वैसे बता दिया था। आपको डायग्राम वगैरह बनाने तो वीडियो पॉज करके स्लाइड देख के डायग्राम नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे ये दो आ गए थे। ठीक, अब हमारे दो टॉपिक बचते हैं। एक तो हमारा बचता है कि मैन का इवोल्यूशन जो था, तो आपका कई बार क्वेश्चन आता है कल्चर में बायोलॉजिकल फैक्टर, और एक छोटा सा 12.5 मार्क का कभी कोई क्वेश्चन जाता है कि माइक्रो इवोल्यूशन क्या है, ठीक है। तो अभी हेडिंग डालिए माइक्रो इवोल्यूशन, MICRO माइक्रो, EVO LUTION, ठीक है। तो अभी हमारा क्या जाएगा, माइक्रो इवोल्यूशन। आपके कोर्स में सब नहीं है, डोल्स रूल, कॉप रूल, गॉस रूल, माइक्रो इवोल्यूशन, सिर्फ माइक्रो इवोल्यूशन। तो हम बस यही देखेंगे कि माइक्रो इवोल्यूशन हमारा क्या है। तो पहले लिखते जाइए, फिर जहाँ समझाने का होगा फटाक से समझा दूंगा, ठीक है। पहले इवोल्यूशन जो हमने जैसे देखा था, इवोल्यूशन क्या, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, तो सब आप इंट्रो में लिख सकते हो। तो लिख लिए, इवोल्यूशन इज प्रोसेस ऑफ डिसेंट, DESCENT, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। इवोल्यूशन इज ग्रेजुअल चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी अक्रॉस जनरेशन। मतलब जब भी चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी होता है ना अक्रॉस जनरेशन, तब हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन हो रहा है। मतलब क्या है कि ऐसे F1 जनरेशन है और यहाँ से F2 जनरेशन है, ठीक है। तो F1 से F2 में क्या हुआ, कुछ चेंज इन जीन हो गए। इन जीन्स के चेंज के कारण क्या हो जाएगा सर, F1 में कुछ कैरेक्टरिस्टिक होंगे, F2 में कुछ कैरेक्टरिस्टिक होंगे। मान लीजिए कि ठंडी लगती है, मान लीजिए F1 है, तो F1 में कम हेयर होंगे, ठीक है। ठंडी का कुछ मौसम है, जीन ऐसे डेवलप हुए कि ये हेयर ही बन गए, तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक इनसे अलग हो गई। तो हम क्या बोल रहे हैं, कुछ इवोल्यूशन हो रहा है, क्योंकि जेनेटिक चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा इवोल्यूशन रहता है। अब माइक्रो इवोल्यूशन क्या हो जाता है, जब हम स्मॉल म्यूटेशन देखते हैं, स्मॉल वेरिएशन देखते हैं, कम टाइम में देखते हैं, सिंगल स्पीसीज में देखते हैं, विद इन अ सिंगल पॉपुलेशन देखते हैं, तो माइक्रो इवोल्यूशन हो जाता है। माइक्रो इवोल्यूशन मतलब एज अ होलिस्टिक अगर हम ह्यूमन का इवोल्यूशन देखें, अब देखिए सर इसमें क्या रहा है कि ह्यूमन अलग अलग कॉन्टिनेंट पे हैं, अलग अलग ज्योग्राफिकल बैरियर्स हैं। चल ठीक है, अब तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन हो गया, अफ्रीका यहाँ था पहले, ठीक है, फिर ये सी से अलग था,
यूरोप यहाँ पे था। अब तो बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी थी कि फ्लाइट वगैरह, लेकिन पहले क्या था, जोग्राफिकल बैरियर्स थे, सी वगैरह थे। तो इन जोग्राफिकल बैरियर्स के कारण पहले क्या होता था कि यहाँ पे आइसोलेशन वाली कंडीशन आ जाती थी। तो तब हम क्या बोलते थे, अगर एक जोग्राफिकल एंटिटी में देखें, स्मॉल पॉपुलेशन को देखें, तो हम क्या बोलते हैं, माइक्रो इवोल्यूशन। पूरे एज अ ह्यूमन का इवोल्यूशन देखें कि भाई ओवरऑल क्या हो रहा, तो क्या जाएगा, माइक्रो इवोल्यूशन। ठीक है, तो इसमें लिखते जाइए। तो हमने इवोल्यूशन देख लिया क्या है, ठीक है, और लिखते जाइए जेनेटिक्स। फिर हमने ये लिखा इवोल्यूशन इज दी चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी वाला, तो आपने लिख लिया अक्रॉस पॉपुलेशन। फिर जेनेटिक्स इज दी स्टडी ऑफ हेरिडिटी। फॉर द sake of convenience it has been divided into macroevolution and microevolution। फिर माइक्रोएवोल्यूशन में लिख लिए, सब हेडिंग अब डाल दिए माइक्रोएवोल्यूशन क्या है। तो माइक्रोएवोल्यूशन इज चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी विद इन सिंगल पॉपुलेशन, that is evolution that occurs on a small scale। ठीक है, एग्जाम्पल, तो हम लोग क्या बोले, विद इन अ सिंगल पॉपुलेशन, जो कि एक स्मॉल स्केल पे हो रहा है। ठीक है, इसके 2-3 एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस अमॉन्ग, ठीक है, इसके एग्जाम्पल हमने लिखे पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस। जैसे जो इंसेक्ट्स हैं उनमें पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस आ जाता है, तो वही लिखिए पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस इन इंसेक्ट्स, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस। एक और एग्जांपल लिख लीजिए एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसमें क्या आ रहा है ना सर कि एक छोटे से रीजन में, जैसे कि इंडिया में हमने, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऐसे B2 कॉटन था, तो B2 कॉटन जो था पहले बॉलवॉर्म जो इसका वो रहता है, फिर बाद में पहले इसे खाता था और मर जाता था, लेकिन अब ये मतलब कि अपनी इम्यूनिटी डेवलप कर लिया इसके लिए। ठीक है, तो B2 कॉटन इसीलिए तो लाए थे कि भाई बॉलवॉर्म पे खा नहीं पाएगा, लेकिन अब क्या हो गया, इसने इम्यूनिटी डेवलप कर ली, तो मतलब रेजिस्टेंस डेवलप हो गया इसका उसके अगेंस्ट में। जैसे अभी हम नहीं बोलते हमारे माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, तो बैक्टीरिया में हम क्या बोलते हैं, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है, AMR जिसे बोलते हैं, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। क्या हो रहा है कि बैक्टीरिया है सर, आप इन्हें इंजेक्शंस वगैरह लगाते जा रहे हैं हम लोग ह्यूमन बॉडी में, बैक्टीरिया धीरे धीरे उनके जो बायोलॉजिकल पाथ है उसको चेंज कर लेते हैं, तो वैक्सीन्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, तो ये लोग क्या बन जाते हैं, सुपर बग। ठीक है, तो ये चीज़ अभी कहाँ हो रही है, बस उसी एनवायरनमेंट में हो रही है जहाँ पे कि ज़्यादा इंजेक्शंस लग रहे हैं। जैसे इंडिया में AMR क्यों बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, ओवर द काउंटर ड्रग, सेल्फ मेडिकेशन होता है, खुद ही दवाइयाँ खाते रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें, तो इसलिए हमारे यहाँ ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, हॉस्पिटल में जो इन्फेक्शंस फैलते हैं उनसे बढ़ रहा होता है, तो ये वाली सारी चीज़ें। तो एक स्पेसिफिक ज्योग्राफी, स्पेसिफिक एनवायरनमेंट है कि स्मॉल स्केल पे अगर हम इवोल्यूशन को देखें तो माइक्रो इवोल्यूशन जाता है। ठीक, और लिखते जाइए, फिर इसमें डैश डैश करके लिखते हैं माइक्रो इवोल्यूशन में, ये तो आपको मेन डेफिनेशन दे दी, और लिखते जाइए स्मॉल वेरिएशन, मतलब कि माइक्रो इवोल्यूशन में स्मॉल वेरिएशन होता है, या पूरे लिखिए देयर इज स्मॉल वेरिएशन इन माइक्रो इवोल्यूशन। ठीक है, फॉर इवोल्यूशन इज इंस्पेक्टेड फॉर शॉर्ट टाइम स्केल, मतलब इवोल्यूशन शॉर्ट टाइम स्केल में देखा जाता है। ठीक है, और लिखते दिस इवोल्यूशन कैन बी स्टडीड इन लिविंग पॉपुलेशन, क्योंकि शॉर्ट टाइम स्केल में तो एक लाइफ टाइम में एक लिविंग पॉपुलेशन में देखा जा सकता है। ठीक है, वही मैक्रो इवोल्यूशन में क्या होता है भाई, आपको पूरे ह्यूमंस की स्टडी करनी है, तो एक लाइफ टाइम में नहीं होता। मैक्रो इवोल्यूशन में आपको मतलब 3-4 पीढ़ी देखना पड़ेगा, अच्छा अब ये चेंज आया है। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो कैन बी स्टडीड इन अ लेकेड आई, मतलब माइक्रो इवोल्यूशन की बात कर रही है सारी, तो कैन बी स्टडीड इन लिविंग पॉपुलेशन। फिर एक और डैश करके चौथा पॉइंट हो जाएगा, कैन नॉट बी स्टडीड बाय नेकेड आई। जो मैक्रो इवोल्यूशन होता है बड़े लेवल पे इवोल्यूशन, वो आपको नेकेड आई से दिख जाएगा। ठीक है, नेकेड आई से कैसा कि हाँ भाई हम लोग देख रहे हैं कि ऐसे स्कल का फीचर चेंज हो गया ह्यूमन का थ्रू आउट द रेस, होमो इरेक्टस अलग दिखते थे, ह्यूमन अलग दिखते थे। अब ये जो है ना होमो इरेक्टस और ह्यूमन वाला, ये आपको आ जाएगा। वैसे ठीक है, अगर डायग्राम बनानी है तो बना ही देते हैं, जैसे ये है, तो जैसे आप ह्यूमन का स्कल देखेंगे तो ऐसा कुछ आता है। 2 मिनट, ठीक है, ह्यूमन का स्कल ऐसा कुछ था। वहीं अगर आप होमो इरेक्टस का देखेंगे तो होमो इरेक्टस का स्कल कैसा था, थोड़ा सा फेशियल प्रोग्नेथिज्म था। फेशियल प्रोग्नेथिज्म का मतलब कि ये जो है ना मुंह ऐसा आगे आता है, और हमारा कैसा होता है, फ्लैट होता है। इनका फेशियल प्रोग्नेथिज्म था, इसका ऑसिपिटल ऐसा थोड़ा सा ऐसा आता था। ठीक है, तो देख रहे हैं ये मैक्रो इवोल्यूशन टाइप का, तो ये आपको आंखों से दिख रहा है कि हाँ भाई ऐसा ये
इवॉल्व होकर ऐसा होमोसेपियन बना था, होमो इरेक्टस। अगला अपन पूरा ये पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा, बस समझने के लिए। भाई माइक्रो इवोल्यूशन हम आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। फिर मैक्सिमम लिमिट इज रेस फॉर्मेशन, 5वां पॉइंट माइक्रो इवोल्यूशन में। फिर 6वां, माइक्रो इवोल्यूशन इज स्टडीड अंडर पॉपुलेशन जेनेटिक्स, ठीक है। और माइक्रो इवोल्यूशन में लिख लीजिए द की क्राइटेरिया ऑफ डिटरमाइनिंग whether or not speciation has occurred is whether population is reproductively isolated। तो माइक्रो इवोल्यूशन का है क्या पूरा, और लिखिए इट इज अ प्रोसेस, द माइक्रो इवोल्यूशन इज अ प्रोसेस दैट प्रोड्यूसेस स्पीसीज। तो पहले हमने स्पीसीज का क्राइटेरिया देखा, स्पीसीज कब बनेगी, जब आपका एक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाएगा, ठीक है। जब आपका रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो गया, फिर लिख दिए इट इज ए प्रोसेस, माइक्रो इवोल्यूशन इज अ प्रोसेस दैट प्रोड्यूसेस स्पीसीज व्हेन अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन अंडरगोज सफिशिएंट इवोल्यूशन, दैट इज इट accumulate enough genetic changes on the line of adaptation to its own environment, ठीक है। तो जब वो खुद के एनवायरनमेंट में इतने चेंजेस अक्यूमुलेट कर ले कि एक नया स्पीशीएशन हो जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा, माइक्रो इवोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अब इसका कंक्लूजन लिखे, फिर इसमें एग्जांपल्स वगैरह जो है वो सब देख लेंगे। फिर कंक्लूजन लिखे, दिस क्लासिफिकेशन बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इज डन फॉर sake of convenience. Actually there is no difference, as microevolution gradually leads to macroevolution, ठीक है। तो माइक्रो एवोल्यूशन है क्या था, तो माइक्रो एवोल्यूशन में आप क्या लिखे थे, आपने दो लिखे, एवोल्यूशन जैसे है, ये डायग्राम बन जाएगा, ये आपका एवोल्यूशन, यहाँ पे क्या लिख दिया माइक्रो, यहाँ पे क्या लिख दिया मैक्रो एवोल्यूशन, पूरा लिखेगा, मैं बस शॉर्ट लिखा माइक्रो एवोल्यूशन और माइक्रो एवोल्यूशन। तो माइक्रो एवोल्यूशन में क्या बोल रहा है कि सर ये ए स्पीसीज है, तो व्हेन एवोल्यूशन विद इन इटसेल्फ, जब इसी स्पीसीज के अंदर अंदर एवोल्यूशन हो रहा है तो हमें क्या बोलेंगे, इसको माइक्रो एवोल्यूशन बोलेंगे। वहीं पे अगर कोई ए करके स्पीसीज थी और ए आइसोलेशन सबके कारण दूसरी स्पीसीज बी में चेंज हो जाती है, तो हम क्या बोलते हैं, इसे मैक्रो एवोल्यूशन, ठीक है। देखिए पहले होमो इरेक्टस था, हमें एक अलग से बनानी पड़ी, होमो इरेक्टस था, फिर होमोसेपियन बोलना पड़ा, तो ये मैक्रो एवोल्यूशन वैसा वाला, ठीक है। और ये हमारा क्या है, माइक्रो एवोल्यूशन विद इन ए स्पीसीज, और ये ए से बी स्पीसीज हो रही है, ठीक है। तो पहला एग्जांपल ये होगा, पहला डायग्राम होगा। दूसरा आपका माइक्रो इवोल्यूशन का एग्जांपल और क्या है आपका, डार्विन फिंचेस, ये जो है ना DARWINFINCH, डार्विन फिंचेस, मतलब ये है तो एक ही स्पीसीज सर, एक ही स्पीसीज में छोटे छोटे इवोल्यूशन हो रहे हैं, किस बेसिस पे, कि वो अपने एनवायरनमेंट में, ये अपने एनवायरनमेंट, अभी हमने माइक्रो इवोल्यूशन में क्या बोला कि वो अपने एनवायरनमेंट में जाके आइसोलेट हो गई, उस हिसाब से उसमें कुछ चीज़ें इवॉल्व हो गई। तो ये कुछ ऐसे एनवायरनमेंट में चले गए जहाँ पे पेड़ों पे फ्रूट थे, तो इसकी चोंच अलग तरीके से होगी, ठीक है। यहाँ पे लीव्स थे तो इसकी चोंच अलग तरीके से होगी, तो क्या डार्विन फिंचेस, ये भी माइक्रो एवोल्यूशन का एग्जांपल है, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके, ठीक है। इतना काफी माइक्रो एवोल्यूशन है। ठीक है, तो माइक्रो एवोल्यूशन हो गया। अब आपका जो आखिरी टॉपिक बचा इस चैप्टर में, वो आपका बचा है ह्यूमन एवोल्यूशन। तो ह्यूमन एवोल्यूशन में ये पूरा होमोनाइजेशन प्रोसेस नहीं पूछता, लेकिन कभी कभी पूछ सकता है। तो ये ह्यूमन एवोल्यूशन है। तो ये क्या बोलता है सर कि ह्यूमन एवोल्यूशन जो है वो अकेला सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं है, वो कल्चरल भी था। तो आपका जो हमेशा जो क्वेश्चन आता है वो इसी फैक्टर पे आता है। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं कि ह्यूमन एवोल्यूशन था क्या, तो वो लोग बोलते हैं कि सर ह्यूमन का एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे ह्यूमन पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के कैसे होमो इरेक्टस बना, कैसे नियंडरथाल बना, फिर कैसे सेपियन बना। अब ये जो नाम आपको अजीब लग रहे हैं वो आपका सेक्शन 2 में एक्चुअली पूरे यही नाम है, आर्कियोलॉजी में आएंगे हम लोग, अभी पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है, आपको एकदम सब कुछ याद होगा। अभी बस जो बोलूँगा बस लिखते जाना, स्पेलिंग में बताते जाऊँगा इनकी, ठीक है। तो कैसे बायोलॉजिकल हुआ, कैसे कल्चरल हुआ, तो वो बोल रहा है कि ह्यूमन एवोल्यूशन सिर्फ अकेला ऐसा नहीं था कि हमारी बायोलॉजी डेवलप होती रही, हमारा कल्चर भी साथ में डेवलप होता रहा, उस कारण से एवोल्यूशन हुआ था। ऐसे बायोलॉजी कैसे, ऐसे कुछ चीज़ें हुई थी, जैसे हमारे दिमाग में कुछ ऐसे
एडवांसेस आ गए, हमारे दिमाग में ऐसे एडवांसेस आए जैसे ब्रोका रीजन और वर्निके रीजन आपको बताया था, उसके कारण हम बोलना सीख गए, वर्निके रीजन के कारण सुन के आर्टिकुलेट करना सीख गए, ठीक है। तो अभी सब लिखा देंगे तो उसकी चिंता मत कीजिए। तो ये सब क्या हुआ, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ। कल्चरल इवोल्यूशन में कैसे हुआ कि सर जैसे हम लोग फायर, आग लगाने लगे, फायर, इन्वेंशन ऑफ फायर से क्या हुआ कि अब हम लोग रॉ मीट के जगह पका हुआ मीट खाने लगे, तो हमारे डांट का शेप की हमें जरूरत ही नहीं थी, कि अब हमारे इंसीजर, हमें पहले दांतों की जरूरत नहीं पड़ी, तो इंसीजर वगैरह चेंज हो गया, हमारा पेट का एनाटॉमी सब कुछ चेंज हो गया। तो ये सब क्या हुआ, कल्चरल इवोल्यूशन। तो अभी इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ है। तो अब ये पूरी प्रोसेस है, ठीक है। तो आप इसमें लिख लिए कि ह्यूमन इवोल्यूशन क्या है। आप इसका पहले ये देख लीजिए, तो जैसे ये आता है आपका बायोलॉजिकल एंड कल्चरल डायमेंशन ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, सीधा सीधा आपका 50 मार्क्स में जाता है। तो इसमें हमारे पास सफिशिएंट एक तो पूरा वो होना चाहिए, थ्योरी होनी चाहिए, फिर इसके साथ एक दो डायग्राम वगैरह होने चाहिए, तो फिर आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें लिखते जाइए, ह्यूमनाइजेशन प्रोसेस है, और क्या बोलते हैं, ह्यूमन इवोल्यूशन लिख लीजिए, या बायोलॉजिकल एंड कल्चरल फैक्टर इन ह्यूमन इवोल्यूशन, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। या फिर होमिनाइजेशन प्रोसेस, HOMINIZATION, होमिनाइजेशन, PROCESS प्रोसेस, ठीक है। ह्यूमन इवोल्यूशन, होमिनाइजेशन प्रोसेस या बायोकल्चरल इवोल्यूशन, ठीक है। तीनों टॉपिक में से ऐसा कुछ भी बोल के पूछ सकते हैं वो लोग। तो इसमें लिख लिए, ह्यूमन इवोल्यूशन इज अ रिजल्ट ऑफ बोथ बायोलॉजिकल एंड cultural process. The interaction between biological evolution and cultural evolution has completed the very hominization process. ठीक है, अभी चालू किसके साथ हुआ था, तो लिखते रहिए कि होमिनाइजेशन प्रोसेस बिगिन विथ रामापिथिकस एंड रामापिथिकस, ठीक है। अब ये सब आपके थोड़े से नाम आएंगे, ये अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम पूरा देख लेंगे। रामापिथिकस, RAMA रामा, PITHECUS रामापिथिकस, ठीक है। तो पिथिकस आप हमेशा याद रखिए, पिथिकस मतलब एप है, मंकी ऐसा वाला, ठीक है, पिथिकस। आगे नाम चेंज होते रहेंगे, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ठीक है, शिवापिथिकस, ये सब आते रहेंगे आपके। तो रामापिथिकस, रामापिथिकस से ये क्या बोल रहे हैं कि इवोल्यूशन चालू हुआ था। उसके बाद कौन आएगा, ऑस्ट्रेलोपिथेसाइंस, AUSTRALO, ऑस्ट्रेलो, फिर PITHECINES, पिथेसाइंस। पिथेकस मतलब एक स्पीशीज हो जाता है, पिथेसाइन मतलब एक जीनस है, जीनस में बहुत सारी इसकी स्पीशीज हो जाएंगी ऑस्ट्रेलोपिथेकस के अंदर, जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस रोबस्टस, ग्रेसाइल, ये सब भी आएगा, तो टेंशन मत लिए, बस अभी थोड़ा सा सुनते जाइए और लिखते जाइए, ठीक है। तो हमने बोला रामापिथेकस हुआ, रामापिथेकस का ऑस्ट्रेलोपिथेकस हुआ, फिर क्या हो गया हमारा होमो इरेक्टस, एंड फाइनली होमोसेपियन। बीच में निएंडरथाल वगैरह भी है, बट ठीक है अभी उनको स्किप कर रहे हैं। फिर क्या आ गया, HOMO होमो, ERECTUS इरेक्टस, और फाइनली हमारा क्या आ गया, होमोसेपियन। तो ये थी हमारी होमिनाइजेशन प्रोसेस की स्टार्ट रामापिथिकस से हुई थी, बहुत आगे से हुई थी, लेकिन ठीक है अभी यही मानते हैं रामापिथिकस से हुई थी। बहुत टाइम से रहे, प्लायोपिथिकस ये सब आए थे, ओरियोपिथिकस आए थे, फिर ड्रायोपिथिकस आया था, फिर रामापिथिकस था, फिर ऑस्ट्रेलो था, होमो इरेक्टस, होमोसेपियन, बीच में इसमें होमो हैबिलस, होमो अगेस्टर, बहुत सारी चीज़ें। बट हमें बस, क्योंकि एग्जाम में सब कुछ आप नहीं लिख सकते, आपको लिमिटेड टाइम रहेगा, तो बस 3-4 ऐसे करके, मतलब एक डायग्राम इतना होना चाहिए कि मैसेज कन्वे होना चाहिए कि हाँ आपको चीज़ें पता है, ठीक है। तो रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो इरेक्टस और फिर होमोसेपियन। तो हमने क्या बोला कि होमिनाइजेशन प्रोसेस बिगिन विथ रामापिथिकस, लीड टू ऑस्ट्रेलोपिथिकस, देन होमो इरेक्टस एंड टू होमोसेपियन सेपियंस, ठीक है। तो ये वाला हमारा हो गया कि कैसे चालू हुआ था, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, इसका इंट्रो हो गया। फिर और लिख दिए, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन रिगार्डेड इरेक्ट पोस्चर स्टार्टेड विथ रामापिथिकस। अब हम बोले रामापिथिकस से स्टार्ट क्यों हुआ था, क्योंकि क्या होता है सर, रामापिथिकस जिस एनवायरनमेंट आया था वहाँ सवाना टाइप ऑफ एनवायरनमेंट कुछ आ गया था, तो उसको खड़े होकर अपने एनिमे को देखने की जरूरत पड़ी थी। तो जैसे जैसे वो खड़ा होते गया ना, तो धीरे धीरे